तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीएसआईटी ब्रांच एंड सीएसई ब्रांच का जो सब्जेक्ट है उसको आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एडा कहते हैं और कई जगहों पे इसे डा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सीएस ब्रांच के भी स्टूडेंट को पढ़ना है और ये सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, यानी दोनों ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है उनको कॉमन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड और जो सब्जेक्ट का कोर्स कोड है मैं प्रॉपर थंबनेल पे लिख दूंगा और सारी चीजें आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मैंने हर शेड्यूल वाइज चीजों को कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें मैं 5 वीडियो इस सब्जेक्ट की रिगार्डिंग अपलोड करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स पढ़ने हैं हमें। तो 5 यूनिट के रिगार्डिंग, 5 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 5 जो वीडियोस है आपको मिलेंगे। आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और पहले यूनिट को पूरा कवर अप करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में भी बेहतर स्कोर कर पाएं और नॉलेज को भी इंप्रूव कर पाएं, वो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, और चूंकि मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कवर अप करके दिया जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो रही हैं, तो बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। कॉलेजेस के अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में भी शेयर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे कि अगर आपको कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट आपके सामने दिख रहा होगा। 5 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5th। पहला यूनिट के अंदर हमारा ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। पहला यूनिट के अंदर जिसमें हम जानेंगे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, हीप एंड हीप सॉर्ट क्या होता है, डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक क्या होता है, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस होने वाला है। यूनिट नंबर 2 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आप देख सकते हैं पूरे 7 टॉपिक्स मैंने इसके अंदर डिवाइड किया हुआ है इसको। यूनिट नंबर 3 को हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, एंड यूनिट नंबर 4 को हमने 5 टॉपिक में अगेन डिवाइड किया हुआ है और यूनिट नंबर 5 जो है उसको भी हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्टेड। ओके, तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम को आसान भाषा में हम समझाएं तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपको पता है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को हमने डायरेक्टली सॉल्व किया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे 2+2 ऐड करना है, मान लीजिए 2+2 ऐड करना है तो हमें पता होना चाहिए 2+2 4 होता है, प्लस हम करेंगे, है कि नहीं। कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना हम, मान लीजिए हमें यहाँ से मान लीजिए कि दिल्ली जाना है, कहीं से भी आपका लोकेशन है, तो आप क्या करेंगे, पहले कोई कह सकते हैं कोई भी गाड़ी पकड़ेंगे आप, या फिर कोई बाइक से जाए आप स्टेशन पे, या फिर आप किसी एयरपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन आप पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीजें उसी तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यानी जो भी फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो एल्गोरिथम होता है वो टर्मिनेट होता है किसके द्वारा, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी which provides theoretical estimation for the required resources of an algorithm to solve a specific computational problem। आप समझिए, जो आपका एल्गोरिथम का एनालिसिस है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटेशनल थ्योरी, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है उसके अंदर, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, ये किस चीज को प्रोवाइड करता है, एक थ्योरेटिकल एस्टिमेशन को प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं किसी भी एल्गोरिथम के, उनको हम प्राप्त करके जो भी हमारे स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं उनको फुलफिल करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स इज द डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। आपको पता है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है वो उसे हमें डिटरमाइन करना है, तो हमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम लगता है ना, तो कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और कुछ स्टोरेज लगता है, मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करना है तो कुछ स्टोरेज तो लगेगा ही, तो उस स्टोरेज को हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रिसोर्सेज जो है वो स्पेस के रिगार्डिंग और टाइम के रिगार्डिंग काम करती हैं।
क्लियर हुआ? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एल्गोरिथम का मतलब समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है यूजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का यूज कहाँ होता है? तो कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका यूज होता है, मैथमेटिक्स के अंदर इसका यूज होता है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इसका यूज होता है। आज के दौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो इन सारे फील्ड्स के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं उनके यूज होते हैं। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने दिए गए हैं। तो ये आपका वेल डिफाइंड इनपुट होता है, यानी इसके पास एक पहले से और बेहतर तरीके से डिफाइंड इनपुट होता है और साथ ही साथ इसके पास वेल डिफाइंड आउटपुट भी होता है। ये फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, इसके पास एक लिमिटेड चीजें होती हैं, है कि नहीं। ये काफी ज्यादा फिजिबल होता है एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं रहता, है कि नहीं। और इसके पास काफी क्लियर एंड अनएम्बिगस मैनर होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दी गई हैं। क्लियर है, चलिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाते चलिएगा ताकि आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी, है कि नहीं। अब आता है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। तो अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, 10 प्रकार के एल्गोरिथम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं और इसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो हम वही टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं। तो पहला आपका होता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, दूसरा होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, तीसरा होता है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, चौथा होता है सर्चिंग एल्गोरिथम, देन आफ्टर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम, greedy algorithm, dynamic programming algorithm and last one is that random algorithm। क्लियर है, चलिए। अब आता है हमारा एडवांटेजेस। मान लीजिए कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा ना भाई, है कि नहीं। ऐसे ही हवा में कोई चीज हम थोड़ी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज दिया गया एल्गोरिथम का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना काफी आसान होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में कह रहा है कि राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स ए लॉन्ग टाइम सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को लिखने बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि नहीं। तो टाइम ज्यादा लगता है, तो ये एक डिसएडवांटेज के फैक्टर में आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक। मान लीजिए कोई छोटा सा लॉजिक और सिंपल लॉजिक है, उसको तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहता है तो उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन मेनली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के, जो भी हमारा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टू पॉइंट आपको सारी चीजों को देखना है और इसके प्रॉपर फिगर डायग्राम्स को अच्छी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, कह रहा है कि asymptotic notations are mathematical tools that allow you to analyze an algorithm running time by identifying its behavior as its input size grow। यानी asymptotic notation मैथमेटिकल टूल होता है जो अलाउ करता है हमें एनालाइज करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को, कब, जो रनिंग टाइम होता है उस टाइम पे ये हमें मदद करता है जिससे कि हम एल्गोरिथम को एनालाइज कर पाए। किसके द्वारा? जब हम बिहेवियर को आइडेंटिफाइंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट साइज जो ग्रो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेनली 3 प्रकार के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। पहला होता है आपका बिग ओ नोटेशन, जिसे हम लोग कैपिटल ओ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। दूसरा होता है थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन सॉरी, जिसे हम लोग ओमेगा से, और थीटा को हम लोग थीटा से, जो आपका मैथमेटिक्स वाला थीटा होता है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। अब पहला आपका है बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाता है चलेगा, लेकिन डायग्राम आपके होने चाहिए। तो बिग ओ नोटेशन की हम बात करें तो कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेट्स द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी ये रिप्रेजेंटेट करता है अपर बाउंड को, जो भी आपके रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं उनको। ठीक है, यानी अपर बाउंड पे ये काम करता है। एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नोटेशन फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यानी ज्यादातर नोटेशन में यही नोटेशन बिग ओ नोटेशन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट स्पेसिफाइज द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन, यानी ये किसी फंक्शन के अपर बाउंड को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। एंड इट रिटर्न्स द हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, यानी ये क्या करता है, ये हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट वैल्यू को रिटर्न करता है अगर हम किसी इनपुट को देते हैं तो। और इसके अंदर एक फॉर्मेशन दिया गया है कि जो आपका fn का वैल्यू है वो 0 और c ऑफ gn के बिटवीन रहेगा। ठीक है, और ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है जहां पे
आपका नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें आपका FN रहेगा और ऊपर वाला जो लाइन है उसके अंदर C ऑफ GN रहेगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेट करता है लोअर बाउंड को किसी भी रनिंग टाइम जो आपका एल्गोरिथम होता है उसके, यानी लोअर बाउंड पे ये काम करता है और ये प्रोवाइड करता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, तो आपके सामने इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और इसके अंदर भी कंडीशन दिए गए हैं। ये 0 और FN के बीच में इसका जो वैल्यू है वो लाई करेगा। ठीक है, आपको इनको लिखना है कि नहीं। चलिए अब आता है हमारा थीटा नोटेशन क्या होता है भाई। तो थीटा नोटेशन का भी आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेट्स द अपर एंड द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी ये क्या करता है, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो एल्गोरिथम्स के होते हैं टाइम के, उनके अकॉर्डिंग चीजों को रिप्रेजेंटेट करने का काम करता है और इसका हम यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी एल्गोरिथम के, यानी कोई भी एल्गोरिथम है उसके एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए हम थीटा नोटेशन का यूज करते हैं। और इसका जो नोट वाला पॉइंट है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे C1GN एंड C2GN आपके सामने मेंशन किए थे। ओके, चलिए अब आता है हमारा हीप एंड हीप सॉर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीप एंड हीप सॉर्ट क्या होता है भाई। तो कह रहा है कि हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी जो आपका हीप है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसमें कीज होते हैं। ठीक है, और उनके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टी ये कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और दूसरा है कि ये हीप ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट possibly the last is completely filled and all the nodes are as far left as possible। यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है जिसमें हर एक लेवल में, और अगर हम लास्ट की बात को छोड़ दें, लास्ट के लेवल को छोड़ दें, तो जितने भी नोड्स होंगे वो लेफ्ट में क्या होंगे, एज सिंपल एज दैट, लेफ्ट में जो है वो फिल होने का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब बाइनरी हीप, यानी जो बाइनरी हीप होता है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वेयर आइटम्स आर स्टोर इन ए स्पेशल ऑर्डर। यानी जहां पे आइटम्स जो हैं वो एक स्पेशल ऑर्डर में स्टोर होते हैं, जैसे कि वैल्यू इन ए पेरेंट नोड इज ग्रेटर, यानी जो पेरेंट नोड का वैल्यू होगा वो ग्रेटर और स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द वैल्यू इन इट्स टू चिल्ड्रन नोड। ओके, तो ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई है चीजें। ठीक है ना। उसके बाद हमारे सामने कुछ और चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीप ट्री, यानी दो प्रकार के हीप ट्री हैं। पहला आपका है मैक्स हीप, जिसके अंदर पेरेंट का वैल्यू चाइल्ड से बड़ा होगा, यानी पेरेंट हमेशा बड़ा होगा, चाइल्ड छोटा होगा। और मीन हीप की बात करें तो चाइल्ड बड़ा हो सकता है, पेरेंट छोटा हो सकता है। तो ये आपके कंडीशंस हैं दो। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, पेरेंट हो गया, तो पेरेंट हो गया तो ये आपके चाइल्ड क्या है, यहाँ पे चाइल्ड छोटे आपके सामने दिए गए हैं, है कि नहीं। तो 5 के लिए पेरेंट आपका 8 हो जाएगा, 4 के लिए पेरेंट आपका 8 हो जाएगा, इसी तरीके से 7 पेरेंट हो जाएगा, 6 और 3 चाइल्ड हो जाएंगे। मीन हीप की बात करें तो ये आपका चाइल्ड पेरेंट है, तो देख सकते हैं चाइल्ड बड़ा है और इससे बड़ा ये है। तो ये सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से बनाने की जरूरत है। फिगर को नेट एंड क्लीन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अब यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम हीप फॉर द एलिमेंट, यानी ये सारे एलिमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स की मदद से हमें मीन हीप बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम एल्गोरिथम सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट में हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हम बारी बारी से एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंदर 8 को इंसर्ट कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम 7 को इंसर्ट करेंगे। चूंकि आपको पता है कि 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो लेफ्ट में आपके इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे हम इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें मिनिमम हीप कैरी करना है, तो आपको सामने जो है वो मिनिमम जो है ऊपर जाएगा और मैक्सिमम नीचे रहेगा। तो 8 आपका नीचे आ गया स्टेप 2 में। स्टेप 3 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो 11 किसके अंदर ऐड होगा, तो 7 के राइट में 11 ऐड होगा, यहाँ पे आपका ऐड होगा। ठीक है ना। अब 11 ऐड हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे। तो 6 कहाँ ऐड होगा भाई, 8 के जस्ट लेफ्ट में ऐड होगा। तो चूंकि 6 और 7 में बड़ा कौन है, 6 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 7 को हमें नीचे रखना है और 6 को ऊपर रखना है। तो 7 को हमने नीचे कर दिया, तो 7 को नीचे करना है। तो 7 कहाँ नीचे होगा भाई, 6 के जस्ट नीचे होगा। तो जब 6 के नीचे 7 हो जाएगा तो 7 के नीचे क्या चला जाएगा, आपका 8 चला जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और 11 आपका सही पोजीशन पे रहेगा। अगला हमारा एलिमेंट इंसर्ट करना है 2। तो 2 आपको पता है 6 से छोटा है, तो 7 से छोटा है, तो इस साइड जो है वो इंसर्ट होगा। तो अगेन हम इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, तो ये आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगेन इसको हम चेंज करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब स्टेप 5 के अंदर हमें यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दिया। तो चूंकि 1 और 2 में बड़ा कौन है भाई, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 11 इसके
लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फाइनल आपके सामने जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो एलिमेंट है उनको इंसर्ट किया है और लास्ट स्टेप पे थोड़ा सा हमारा बच जाएगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट वाला। तो अरेंज अगर हम कर देंगे तो हमने देखा कि मिनिमम आपका ऊपर आ चुका है और जितने भी वैल्यूज है मैक्सिमम आपके सबसे नीचे है कि नहीं, ये सारे मैक्सिमम वैल्यू ही है ना, और मिनिमम आपका ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो आपको करने क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस के द्वारा ही कोई इंसान बेहतर बन पाता है। किसी भी फील्ड की हम बात करें तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब आता है हमारा डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक इज अ टॉप डाउन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक एक टॉप डाउन अप्रोच होता है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी टॉप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द एल्गोरिथम विच फॉलोज द डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, यानी जो एल्गोरिथम जो फॉलो करता है डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक को, उनके पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डिवाइड करना, दूसरा स्टेप होता है कंक्यूर करना और तीसरा स्टेप होता है कंबाइन करना। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होता है भाई, तो कह रहा है कि डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, यानी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में। कंक्यूर क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी हमने चीजों को डिवाइड किया रहेगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसे ही वो चीजें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाती हैं, हम लास्ट में उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यही आपके सामने प्रोसेस यहाँ पे इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका जो है एल्गोरिथम आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, क्विकसॉर्ट, मर्जसॉर्ट एल्गोरिथम, ये सारी जो है वो डिवाइड एंड कंक्यूर जो प्रॉब्लम है उनपे वर्क करता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है आपके सामने, डीएससी दिया हुआ है, डीएससी स्टैंड फॉर द डिवाइड एंड कंक्यूर। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम यदि स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन P1 P2 P3 और जो भी चीजें हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके प्रॉब्लम को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो बस वही प्रॉब्लम का यहाँ पे छोटा सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, जो एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगा। डायग्राम यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो बड़े प्रॉब्लम को हमने क्या किया, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, P1 P2 P3 P4 एंड Pn। ठीक है, अब P1 का हम सोल्यूशन निकालेंगे S1, P2 का सोल्यूशन निकालेंगे S2, P3 का निकालेंगे S3, इसी तरीके से Pn का निकालेंगे Sn। ठीक है, अब इन सारे S1 S2 S3 को जोड़ के हम क्या करेंगे, S का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके द्वारा चीजें आपको समझनी है। अब आता है यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके सामने एक अनसॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। तो आपको पता है कि दो भाग में हम इसको स्प्लिट करेंगे, 3 भाग अलग रहेगा, 3 भाग अलग, सॉरी 4 भाग यहाँ पे हम अलग कर देते हैं और यहाँ से अलग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया हमने और इसको 2 पार्ट और 1 पार्ट में स्प्लिट किया। अब यहाँ पे 2-2 पार्ट हो गया है, तो 2-2 पार्ट को हम 1-1 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हमने सबको 1-1 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब देखेंगे 38 27 में छोटा कौन है, छोटा 27 है तो 27 पहले आ जाएगा और 38 बड़ा है तो बाद में चला जाएगा। इसी तरीके से 43 और 3 में छोटे बड़े को देख लेंगे, तो जो छोटा है उसको पहले और जो बड़ा है उसको बाद में कर देंगे। और ये तो आपका वही है, छोटा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू पे ही काम करेगा। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 4 का ग्रुप जो हम बनाएंगे तो देखेंगे 3 सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बड़ा 27, उससे बड़ा 38 और उससे बड़ा 43। और अगेन 9 और 82 और 10 की बात करें तो 9, 10 और 82 आएगा। और अगेन हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और जो छोटा होगा उसको पहले और जो बड़ा होगा उसको बाद में लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो सॉर्ट होकर मिल चुका है। तो यही आपका डिवाइड एंड कंक्यूट पे काम करता है, प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है। एक क्वेश्चन आपको करना क्या है, खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, या फिर आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आप उनको डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस जो है वो उनका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बाइनरी सर्च क्या होता है। तो ये बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि बाइनरी सर्च इज डिफाइंड एज अ सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्चिंग इंटरवल इन हाफ। यानी बाइनरी सर्च डिफाइंड होता है एक सर्चिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिनका हम यूज करते हैं सॉर्ट करने के लिए एरे को, जिसको हम बार बार क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सर्च इंटरवल को हाफ पॉइंट में। ठीक है, और इसके अंदर कह रहा है कि द आइडिया ऑफ बाइनरी सर्च इज टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट द एरे इज सॉर्ट एंड रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यानी जो आइडिया है बाइनरी सर्च का वो यूज होता है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिसमें एरे स्टोर्ड होते हैं और रिड्यूस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलिए
अब आपका आता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ये आपका डिवाइड एंड कंक्यूर पे काम करता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था सो स्टार्टिंग में ही अभी। तो मर्ज सॉर्ट में कह रहा है कि मर्ज सॉर्ट इज डिफाइंड एज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन अरे इनटू द स्मॉलर सब अरे एंड सॉर्टिंग ईच सब अरे एंड देन मर्जिंग द सॉर्टेड अरे बैक टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल सॉर्टेड अरे। यानी वही चीज है, जो भी आपके नंबर ऑफ एरेज होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, उनको सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करने के बाद आफ्टर उसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, यानी सॉर्ट करने के बाद उसको मर्ज कर देना है, बस वही है। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट वही है, डिवाइड एंड कंक्यूर बेस्ड एल्गोरिथम है, जो ब्रेक डाउन करता है जो भी लिस्ट ऑफ सेवरल सब लिस्ट होते हैं एक और हर एक सब लिस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है एक सिंगल एलिमेंट को, और मर्ज करते हैं हम उनको एक सही मैनर में, और जो रिजल्ट है हमें उस सॉर्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मर्ज मीन्स कंबाइन टू और मोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू वन डिस्टिंक्ट रूट। यानी मर्ज का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिस्टिंक्ट रूट में लाके रख देना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल एल्गोरिथम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चीजों को। दूसरे स्टेप में हम डिवाइड करेंगे सारे आइटम्स को एरे के इनटू 2 आइटम पेयर, ठीक है। और यदि सिंगल आइटम पेयर है तो उसको हम सिंगल ग्रुप में उसको रखेंगे। और तीसरा स्टेप होगा हम सॉर्ट करेंगे हर एक पेयर को, ठीक है। और चौथा स्टेप में हम मर्ज करेंगे दो पेयर को एक सिंगल पेयर में। एंड अगला स्टेप हमारा होगा सॉर्ट करना मर्ज पेयर को, एंड लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद हमने इसको दो दो पार्ट में स्प्लिट किया, क्योंकि चार का ग्रुप था तो चार का दो दो का ग्रुप हो गया। अब ये दो दो का ग्रुप हुआ तो हमने अगेन इसको वन वन में स्प्लिट किया, वन वन में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब वन वन में जब स्प्लिट हो गया ये, तो आपस में ये कंबाइन होगा। अब जब कंबाइन होगा तो ध्यान में ये रखना है हमें कि जो छोटा वैल्यू है उसको पहले लेना है और जो बड़ा वैल्यू है उसको बाद में लेना है, और दो दो को कंपेयर करके हमें एक एरे बनाना है। जैसे यहाँ पे 20-35 का एक बन गया, यहाँ पे 10-30 का एक बन गया, यहाँ पे 40-50 मिला के एक बन गया, 60-70 मिला के एक बन गया, ठीक है। अब अगेन इनको हमें कंबाइन करना है, तो हम इसको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले 10 आपका आएगा, उसके बाद 20 आएगा, फिर 30, फिर 35, यहाँ पे आपका 40, 50, 60 एंड 70। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक सीक्वेंशियल मैनर में ऐड हो जाएगा, और हमें जो वैल्यू है वो सॉर्टेड ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा क्विक सॉर्ट क्या होता है। तो क्विक सॉर्ट में आपके सामने फंडामेंटल चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। कह रहा है क्विक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम दैट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवट एंड पार्टीशन दैन द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पाइवट बाय प्लेसिंग द पाइवट इन इट्स करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड एरे। यानी क्विक सॉर्ट जो है वो एक प्रकार का सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जो बेस्ड होता है डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम पे, और हम एलिमेंट को पिक करते हैं एक पाइवट के अकॉर्डिंग और पार्टीशन करते हैं उनका एक अराउंड द एरे जो हम पिक किए रहते हैं पाइवट को, और उनके द्वारा हम करेक्ट पोजीशन पे जो है वो चीजों को सेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान में ये देना है कि हमेशा पिक करना है फर्स्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट, यानी हमेशा पहले एलिमेंट को एक पाइवट एलिमेंट हमें मानना है, और हमेशा पिक करना है लास्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट। यानी या तो हम फर्स्ट एलिमेंट को या फिर लास्ट एलिमेंट को या फिर किसी भी रैंडम एलिमेंट को हम पाइवट मान सकते हैं। एंड पिक द मीडियम एज ए पाइवट, यानी जो मिडिल वाला है उसको भी हम पाइवट मान सकते हैं। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्विक सॉर्ट का, वो आपका होता है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट देखिए आपके सामने दिए गए हैं इस एलिमेंट को। अब यहाँ पे हमने पाइवट मानना शुरू किया, हमने पाइवट 36 को माना। अब 36 आपका कंपेयर होगा सारे नंबर से, सारे नंबर से कंपेयर होते जाएगा। आप देखेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, जो नंबर छोटा होगा वहां पे रुक जाएगा और उस छोटे नंबर को पहले कर देगा, और उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। 36 यहाँ पे आ गया। अब अगेन 36 जो है उसके बाद 8 आपका कंपेयर होगा सारे नंबर से, तो जो 36 है यहाँ पे कंपेयर होके पहले आएगा और सारे नंबर से कंपेयर करेगा। अब देखेगा कि इससे ही छोटा वैल्यू मिल चुका है 12, तो 12 को हमें रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। अब फिर 36 का 42 से कंपैरिजन होगा, तो 36 में जो है वो 36 छोटा है और 42 बड़ा है, तो ये बाद में चला जाएगा। तो ये हमने कर लिया, तो ये हमारे सामने एक सीक्वेंशियल मैनर में देखने को मिल गया है कि नहीं। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, नाउ डू क्विकली पैरेलली इन सबलिस्ट, यानी पैरेलली हम सबलिस्ट को अप्लाई करेंगे, और बस वही चीजें हैं, बस स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और नंबर से कंपैरिजन करेंगे। जो छोटा वैल्यू होगा वो पहले आ जाएगा, बड़ा वैल्यू बाद में चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हमें जो एलिमेंट है वो एक सॉर्टेड एरे में देखने को मिल जाएंगी, 8, 12, 36, 42, 55 एंड 66, 72 एंड 95, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं,
ठीक है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आपका है स्टेनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस इससे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बेहतर है, अगर छोड़ देते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि छोड़ना ही क्यों, अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो चीजों को कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टेनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच टू सॉल्व द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। यानी आपने क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि स्टेनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन द स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पे ही चीजों को परफॉर्म करता है, जहां पे n क्या होता है, पावर ऑफ 2 होता है, और ऑर्डर ऑफ बोथ एलिमेंट मैट्रिसेस आर n इंटू n। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप यूनिट नंबर 1 आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक दो बार चीजों को देख लेना है, जिससे कि कुछ चीजें इधर उधर छूट जाती हैं तो वो चीजें आपके कंप्लीट हो जाएंगी। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और अच्छा खासा इस पर रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग सेकंड यूनिट को अपलोड कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।